नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का आखिरकार ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल कर दिया। वहीं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनेंगे। बता चले राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के रीवा से विधायक है और विंध्य के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला 4 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वी.डी. शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के नए नए कायम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूँ। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने हाथ मत लगाओ यार, उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पाली के सादड़ी फालना मार्ग पर सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक बाइक सवार दंपति ने एक कार को टक्कर मार दी। इस दौरान एक अन्य भी टकरा गई। हादसे में दंपति पूरे तरीके से घायल हो गए। उन्हें पास के बाली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पाली रेफर कर दिया गया। जयपुर में घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग मुहिम के तहत वैष्णव पीठ उत्तर तोदात्री और गलता जी द्वारा आनंदम शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रसिद्ध योग गुरु योगाचार्य ढाकाराम ने सैकड़ों योग प्रेमियों से योगाभ्यास कराया है। इस दौरान उन्होंने कई प्राणायामों और ध्यान के विषय में लोगों को बताया। वहीं अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि आनंदमय जीवन के लिए नियमित साधना अनिवार्य है। उन्होंने योग पर जोर देते हुए बताया कि जो बीमार है उनके लिए योग आवश्यक है और जो बीमार नहीं है वो आगे भी बीमार ना हो, इसलिए भी योग अति आवश्यक है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद श्रीगंगानगर जिले के अध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी रहे अंकुर मकलानी ने मुकेश ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि लगभग 40,000 मतदाताओं ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और जिले की 3 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने की बात भी कही। इससे मिलन इसलिए रखा कि जल्दी में सब हुआ, टिकट आई, आप सब लोग खुद ही अपना फर्ज समझकर अपने भाई के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति सब लोग लड़ते हैं। या कुछ लोग तो ऐसे हैं शायद जिनके पास मैं पूरे चुनाव में पहुंच ही नहीं सकता। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा खुलेआम पनप रहा है और इस पर स्वास्थ्य विभाग कोई खास कार्रवाई करता नहीं दिख रहा। आलम यह है कि जिले में झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर क्लिनिक चला रही है। इतना ही नहीं, लोगों की क्लिनिक पर दवाइयों के स्टॉक भी पाए गए हैं। इस तरह तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है।
कोलायत के बरसलपुर स्थित हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथावाचक श्री शुक्ल शास्त्री ने लोगों से अच्छे कर्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इस दौरान कई झांकी भी सजाई गई। आयोजन कमेटी से जुड़े हुए विनोद सोनी ने बताया कि कथा का समापन 14 दिसंबर को होगा। उधर अलवर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के बाजार में प्रशासन ने 3 दुकानों को सीज कर दिया। नगर निगम के एईएन कैलाश चंद मीना ने बताया है कि इन दुकानदारों को पहले 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। बावजूद इसके अवैध निर्माण कराया गया, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कैलाश मीणा ने सख्त तेवर में कहा कि अगर अन्य जगह भी कोई अवैध निर्माण का मामला आएगा तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आज जो कार्रवाई की गई है वो श्री राजकुमार श्री सुरेंद्र कुमार बाबा कॉटन की बगल में बांस वाली गली में सीज की कार्रवाई की गई थी। इनको निगम द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किए गए थे। जब बिल्डिंग का काम चल रहा था उस समय इनके द्वारा 0 सेटबैक में निर्माण कर लिया गया था। नोटिस का इनके द्वारा कोई रिप्लाई भी नहीं दिया गया था। तदुपरांत आज सीज की कार्रवाई सक्षम स्तर से अनुमति लेकर की गई है। कोलायत के राणासर ग्राम पंचायत के डाबलीचक क्षेत्र में कल रात एक झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने 3 अन्य झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी के करीब 2 लाख रुपए कैश, 7 तोला सोना, 5 किलो चांदी के आभूषण और घरेलू सामान जल गए। वहीं पीड़ित परिवार अब बेघर हो गया है। सर देखिए, ये घटना है कल शाम की। कल शाम को ये अचानक आग लगी थी और आग लगने से आसपास के पड़ोसी पहुंचे। पड़ोसी उन्होंने मदद की। इस घर का नुकसान 2 परिवार रहा था, 3 झोपड़ा था, 2 परिवार बस रहे थे। ये इसका नाम है फरीद खां सनोब वस्सू खां, गांव डाबली, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर। नुकसान हुआ देख लो दोनों परिवार का। ये 7 तोला सोना और 5 केजी है चांदी है और माचा वगैरह सब कुछ है, लेकिन पूरा दोनों परिवार का घर पूरा नहीं। खबर झुंझुनू से है, जहां महिला अधिकारिता विभाग के अमृता बहुउद्देश्य सहकारी समिति की ओर से एक सहकारी बाजार का आयोजन किया गया। इस बाजार का उद्घाटन जिला कलेक्टर बचनेश कुमार अग्रवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सहयोग मिलेगा और महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि सहकारी बाजार में सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि झुंझुनू में शहर में अमृता के द्वारा एक बड़ा अच्छा शॉपिंग ये शोरूम चालू किया गया है। आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा एक कितना बड़ा काम अपने हाथ में लिया गया है और ये दिखाता है कि अगर महिलाएं ठान लें तो किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं रहेंगी। तो हमने जो भी राज्य सरकारों ने एसएचजी ग्रुप्स को जो बढ़ावा दिया है उसका एक अल्टीमेट जो कल्मिनेशन अगर देखेंगे तो इतने बड़े शोरूम में अपन बड़े लोगों को भी जो बिज़नेस करते हैं उनको भी नहीं देखते कि इस लेवल का अगर शोरूम वो बनाते हैं या नहीं। तो इनके द्वारा ये शोरूम बनाया गया है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अमृता बहुउद्देश्य सोसाइटी के द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म चलाया गया है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये शुरू किया गया है, जिसमें टोटली महिलाओं का योगदान रहेगा। इसमें महिलाएं अपनी पूंजी जो अपनी सोसाइटी में जमा है उसी के बेस पर ये स्टोर जो है ओपन किया गया है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर, और इसी का पैसा उन्हीं के पास जाएगा और उनको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया गया ताकि वो अपनी आर्थिक रूप से और सशक्त हो सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए उन्होंने आपस में मिलकर छोटी बचत से अमृता बहुउद्देश्य सोसाइटी का गठन किया। अब उनकी बचत बहुत होने लगी, उससे उनकी आय भी होने लगी। तो उन सबने मिलकर ये सोचा कि हम अपनी आय को बढ़ाने का जरिया नया ढूंढें। तो उन्होंने इस नए स्टोर अमृता सोसाइटी के स्टोर की शुरुआत की। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के बजरंग नगर इलाके में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की शादी के बाद से ही उसके पति से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो मायके में ही रह रही थी, जिससे अवसाद में आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। पूजा सुमन नाम की लेडीज है, 28 साल की। नगर में अपने माता पिता पास रह रही थी। शादी 2015 में होना बता है। एक बच्चा है इसके
ठीक है। और ये अपने बच्चे को लेकर के ससुराल से इसका कोई छोटा मोटा कोई वो चल रहा था डिस्प्यूट, तो करीब 6-7 साल से अपने पियर में रह रही थी जी। और रात को इत्तला मिली कि इसने कमरे की कुंडी बंद करके और अंदर सुसाइड लिया है। सुसाइड नोट भी मिला है मौके पर। इसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, गेट खुलवाया गया, तो ये साड़ी से फंदा लगा करके और चौखट के ऊपर बनी हुई एंगल से लटकी हुई मिली। बगड़ कस्बे में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। सूचना के अनुसार कस्बे में पिछले 1 महीने 4 चोरी की वारदातें हो गई है। यहां तक कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब तो दिन दहाड़े चोर चोरियां करने लगी है। पीड़ित के मुताबिक वो सुबह 11 बजे अपने दुकान के शीशे का गेट लॉक करके बाजार गए थे, लेकिन जब वापस आकर देखा तो दुकान का सामान सारा बिखरा पड़ा था। दुकानदार के मुताबिक गले में 7 से 8 हजार रुपए रखे हुए थे, जिसमें पैसे भी गायब मिले। वहीं पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई में जुट गई है। मैं 11 बजे से दुकान की से बाजार में गया था। उस बीच में 11:30 बजे करीब मैं दुकान पे आया तो मेरा गेट खुला हुआ मिला। गेट खोला नहीं, बिखरे हुए पड़े थे। पकड़ने के बाद मैंने ड्रॉर को देखा, ड्रॉर के अंदर पैसे थे, वो साफ हम मालूम नहीं कौन लेके गए। पुलिस प्रशासन से ये है कि मेरी जांच की जाए। अबरोड शहर के तहलेटी स्थित मुखरी माता मंदिर परिसर में जिला स्तरीय घरासी समाज विकास सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्रों की शिक्षा पर जोर दिया गया और क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए रोकथाम का संदेश दिया। साथ ही समाज में रक्तदान जागरूकता के बारे में भी समझाया गया और समाज में प्रचलित पुरानी प्रथाओं को बंद करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में कानूनी जानकारी देते हुए सभी यातायात वाहन मोटर व्हीकल धारकों को वाहनों का बीमा और लाइसेंस रखने के बारे में जानकारी दी गई। बढ़ेंगे आगे। राजभवन में आयोजित विकसित भारत 2047 में सहभागिता की समूह चर्चा और वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उच्च शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए सशक्त और संपन्न भारत के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए शिक्षा के साथ साथ विभिन्न अन्य क्षेत्रों में 8 से 9% तक की विकास दर से देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को बताया है। कोलायत के बागरसर गांव स्थित आरडी 860 पर बीकानेर के पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गांव के बड़े बुजुर्ग और बड़ी संख्या में युवाओं ने महेंद्र सिंह भाटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फल और सब्जी मंडी के पूर्व चेयरमैन चालू सिंह भाटी ने बताया कि महेंद्र सिंह एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा गरीब लाचार जनता का साथ दिया और युवाओं को उनके मार्गदर्शन में चलने की अपील की। उन्होंने कहा, आज भी स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी जनता के दिलों में राज करती है। बीकानेर के पूर्व सांसद, इस क्षेत्र के हृदय राजी युवाओं के हृदय सम्राट रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भाटी की 20वीं पुण्यतिथि पर आज बांगरसर ग्राम पंचायत के आरडी 860 पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर बीकानेर के पूर्व सांसद श्री महेंद्र सिंह भाटी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भरतपुर जिले के नदवी में एक अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई। हर जगह गंदगी फैली हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर होने से बीमारी पनपने का खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते लोगों ने सब्जी मंडी स्थित भैरव जी मंदिर से मुख्य बाजार तक जुलूस निकाला और अधिशासी अधिकारी का पुतला फूका है। उसके बाद चेयरमैन पति बलिराम सैनी के नेतृत्व में सभी लोग नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम अमित कुमार वर्मा नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और जल्द ही सफाई व्यवस्था शुरू कराने का आश्वासन दिया है। रामगढ़ के सभी जागरूक बंधुओं ने भैरव जी के मंदिर पर इकट्ठे होकर मुख्य बाजार से होते हुए तहसील रंगमंच के सामने आए और वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। 3 दिन से यहाँ के लोग धरने पर बैठे हुए और कोई भी अधिकारी नहीं आया। उसके बाद बलिराम सैनी के नेतृत्व में सभी लोग नगर पालिका के सामने गए और वहाँ पर अनिश्चितकाल धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आज शाम से ही सफाई शुरू कर देंगे।
महासमुंद जिले के पचेवर कस्बे में आज वार्ड पंचों के माध्यम से कार्यवाहक सरपंच का चुनाव किया गया। ग्राम पंचायत के इस वार्ड के सभी वार्ड पंचों ने चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई है और कैलाशी देवी को कार्यवाहक सीएम चुना गया। बताया चले कैलाशी देवी को 10 वोट मिले, जबकि शिमला कंवर को 7 और मंजू देवी को 4 वोट मिले हैं। बता दें कस्बे के सरपंच प्रेम देवी गुर्जर के निधन के बाद यह चुनाव कराया गया है। उधर जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस बेहद सतर्क और आनंदपाल गैंग से जुड़े हार्डकोर अपराधियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रख रही है। इसी के तहत आज जब गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के चाचा दामोदर सिंह की एक मामले में डिडवाना कोर्ट में पेशी हुई तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त देखी गई और इसके लिए पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस के सशस्त्र कमांडो और जवान तैनात किए गए। इसके अलावा कोर्ट के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कांग्रेस नेता के घर करोड़ों रुपए की नकदी मिलने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर गबन और घोटाले वाली पार्टी बताकर हमले बोल रही है। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में धीरज साहू का पुतला फूंका गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष लामचंद पटेल ने कहा है कि कल तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस अपने घर में जाके कांग्रेस को हमेशा से ही भ्रष्टाचार के साथ लगवा रहा है और अब काला धन कांग्रेस नेता के घर से निकल रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद से ही प्रदेश का पारा गरमाया हुआ है। जहां एक ओर सुखदेव सिंह के समर्थक आरोपियों की फांसी की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए खटिक समाज ने मकराना में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। आज मकराना खटीक समाज के माध्यम से माननीय उपखंड अधिकारी महोदय जी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा गया है। हमने ये जो गोगामेडी हत्याकांड हुआ था उसके अंदर हेमराज खटीक था, उसमें हमने ये 6 मांगे रखी है। पहली मांग हमारी ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। दूसरी बात ये उनको एक मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और हेमराज चावला की जो बच्चियाँ हैं उनको समस्त शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की हो और हेमराज को जो सरस समाज के द्वारा श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के अध्यक्ष श्री गोगामेडी जी को मर्डर हुआ था उसके संबंध में उनको तो इंसाफ मिल गया, लेकिन हमारे जो सरस समाज ने जो ज्ञापन दिया उसमें हेमराज भाई का कई नाम नहीं आया जो हमारे खटीक जाति से आते हैं उनका, तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि भाई ये उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और उनका डिडवाना के मकराना उपखंड के बुरावड़ कस्बे में एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है नाबालिग लड़का शादियों में काम करता था, वहीं सुसाइड की वजह अभी सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। नागौर के मकराना उपखंड के ग्राम जूसरी में 8वीं राज्य स्तरीय सॉफ्ट टेनिस और कोर्फ बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में मकराना पंचायत समिति के प्रधान सुमिता भीचर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। इस प्रतियोगिता में कुल 25 जिलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें जोधपुर ग्रामीण विजेता रही। खबर धौलपुर से है, जहां मानव अधिकार दिवस के अवसर पर तिब्बती लहासा मार्केट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर वीर व्यास दंत, विशिष्ट अतिथि पुरुषोत्तम शर्मा रहे। कार्यक्रम में महंत हनुमान दास ने अपने आशीर्वचनों से उपस्थित सभी लोगों को विश्व मानवाधिकार दिवस के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने चीन सरकार द्वारा तिब्बतियों के मानवाधिकार उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला। में फैला है भारत जो हमारा गुरु है, हम हजार साल से पहले गुरु ही गुरु माना जाता है। जो हमारा राजा ज्ञानी टेम्पो जो है भारत से आया है और हम भारत से जो भी हमारा कल्चर धर्म सब जो है भारत से पाया है। और 1959 से लेकर के हमारा जो हम शरण भारत में आया, भारत ने हमको सहयोग किया है। हमारा स्कूल और करप सेंटर जो भी हम सेटलमेंट नोट से लेकर इस तक जो है भारत ने सहयोग किया है। हम भारत को धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।
अनूपगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेंस अभियान चलाकर 78 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी राजेंद्र कुमार ने बताया है कि एरिया डोमिनेंस के तहत जिले भर में 156 पुलिसकर्मियों की 30 टीमों द्वारा 118 स्थानों पर दबिश दी गई। इस अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस के मेडिकेटेड नशा, मादक पदार्थों, इनकी तस्करी में लिप्त अपराधियों और हार्डकोर हिस्ट्री शीटर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई। जिले में कुल 78 वांछित अपराधी और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पुलिस ने आबकारी एक्ट में 12 लीटर शराब जब्त कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसी तरह जुआ एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 1130 रुपए की राशि बरामद की गई। बानसूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जनवरी में हुई 6 लाख की लूट के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि व्यापारी से हुई घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और आरोपियों की पहचान कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से प्रदेश के सभी जिले हाई अलर्ट मोड पर हैं। अपराधियों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। राजस्थान के डीजी पुलिस के निर्देशन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आईजी ओम प्रकाश पासवान बीकानेर रेंज ने बताया कि रेंज के सभी जिलों की पुलिस अधीक्षक को थानावार अपराधियों की सूची दी गई है। वांछित अपराधियों की सूची और रेड टीमें और रूट्स तैयार कर रेंज के अधीनस्थ जिलों में 1327 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 345 टीमें बनाई गई हैं, जो कुल 1181 स्थानों पर दबिश दे रही हैं। और इसी पर बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश से खास बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान में कुछ दिनों पूर्व सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट है कि अपराधी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी खासतौर पर बीकानेर से कहीं ना कहीं जुड़ाव भी रहा है। और अगर हम बात करें तो बीकानेर की रेंज आईजी ओम प्रकाश के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा रही है और इनमें कार्रवाई हो रही है। क्या आज भी बहुत बड़ी कार्रवाइयां की गई, बात करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटना घटी है, उसके मद्देनजर आज पूरे रेंज में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है और 1327 पुलिसकर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें कि 345 टीमों के द्वारा 1181 स्थानों पर दबिश देकर के 522 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज 12 कारतूस और 2 वेपन भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक 30,000 का वांछित अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है। आज हम देख रहे थे कि आप बिल्कुल मॉनिटरिंग उस हिसाब से कर रहे थे। आप खुद बीकानेर की कई एरियाज में, जैसे कमला कॉलोनी वगैरह कई एरियाज में घूमे, तो कहीं ना कहीं ऐसा मन है कि इस आपके जाने से भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और इस तरह के अपराधी या हमारी जो सर्च है उससे निकल के काफी चीजें बाहर आती है। इसमें कार्य योजना ऐसी थी कि जिला स्तर पे पुलिस अधीक्षक सुबह सारे फोर्स को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद स्वयं भी जाएंगे ऐसे स्थानों पे जो कि संदिग्ध स्थान है, स्वयं भी वहां पर दबिश देंगे, जिससे कि एक नेतृत्व क्षमता डेवलप हो। और मेरे स्तर पे भी 2-3 स्थानों पे दबिश दी गई और भविष्य में भी जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा भी दबिशें दी जाएंगी, जिससे कि नीचे वाले अधिकारी या जो मातहत अधिकारी हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे। गोगामेडी की हत्या के बाद में बीकानेर में क्योंकि रोहित गदारा का कनेक्शन था, उसके अलावा साइबर से संबंधित भी कुछ नाम भी ऐसे आए थे, वो कई फेक आईडीज हैं, उन लोगों ने रोहित गदारा के नाम पे काफी कुछ करता है यहाँ पर नजर आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए साइबर में कहाँ तक हमें कामयाबी मिल पाई? जहां तक फेक आईडी के यूज का सवाल है, बीकानेर की जो साइबर रिस्पांस टीम है इसने काफी अच्छा कार्य किया है और जो रोहित गुदारा के नाम से भी जो आईडी ऑपरेट हो रहा था उसमें भी ये कार्य कर रहे थे। आज भी पूरे रेंज के जो साइबर रिस्पांस टीम के इंचार्ज हैं उनकी मीटिंग हमारे संभाग कार्यालय में हुई है और इनसे चर्चा की गई है। आने वाले समय में भी हम अच्छी कार्रवाई करेंगे और हम जड़ तक पहुंचना चाहेंगे, जिससे कि इस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, बीकानेर रेंज आईजी का एक अनूठा काम कहा जा सकता है कि इनके द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलता है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम जो युवाओं को जो साइबर के तहत अपराधों में ना भाग लें या उन्हें रोकने का एक बड़ा प्रयास किया जाए, उनमें संख्या लगभग 50,000 बच्चों की है, युवाओं की है, जिन्हें इस तरह की गैंग्स में शामिल होने से रोकने का एक प्रयास किया गया। वाकई अनूठा प्रयास कहा।
जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी धारा 370 खत्म किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाया जाना सही और इस पर राष्ट्रपति का फैसला ही वैध माना जाएगा। बता दें, कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर लगाए गए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों द्वारा आज इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। आइए जानते हैं जयपुर की जनता से, क्या ये जो निर्णय लिया गया है वो सही है या गलत, क्या कहती है जयपुर की जनता। जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 370 के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बहुत अच्छा फैसला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 कश्मीर में हटा के एक देश में एक संविधान एक निशान की परंपरा को कायम करने के लिए बिल लेके आए थे। और कुछ विपक्षी दल हैं जिनका काम है मोदी जी के काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना। उन्होंने काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा के न्यायपालिका में गए। उस फैसले को न्यायपालिका ने भी सही ठहराया है। मैं विद्वान न्यायाधीशों ने जिन्होंने फैसला दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान की ऊपर मोहर लगाई है। सर जैसा कि चुनाव को बीते हुए कुछ टाइम हो गया, वही मतगणना को भी गए हुए 9 दिन हो गए आज, लेकिन अभी तक सीएम फेस सामने नहीं आया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कहीं ऐसा लगता है क्या कि अंदर ही अंदर कोई गुटबाजी चल रही है या सीएम के फेस को लेके इस बार क्लियर नहीं है सरकार। नहीं, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर जीत के आने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा, कोई कांग्रेस का नहीं होगा। और यह भाषा जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इतने दिन तक सीएम का फैसला नहीं हो पाया, माननीय अशोक गहलोत जी 2018 में जब मुख्यमंत्री बने थे 16वें दिन फैसला हुआ था, अभी हमें तो 8 ही दिन हुए हैं। और पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है, विधायक दल की मीटिंग होती है, दिल्ली से ऑब्जर्वर लगते हैं, वो 1 to 1 विधायकों की राय लेंगे, उसके बाद मजबूत मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 370 का फैसला आया है, सब इसको बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने अभी तक इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही कोई मीडिया के सामने वो आना चाह रही है, क्योंकि लगातार नवतेज टीवी की जो टीम है वो जयपुर की जनता के पास जा रही है और सवाल कर रही है, तो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं सवाल करे। लेकिन देखा गया कि कांग्रेस सरकार के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुप्पी साधी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसका ये कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी फैसला है। हमारे राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी न्यायाधीश धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने हमारे संसद में मोदी जी के द्वारा लिए गए इस अधिनियम को पास कर दिया और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में जो फैसला लिया जाता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए लिया जाता है, राष्ट्र विकास के लिए लिया जाता है। तो कांग्रेस के नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और वहाँ की जनता है वो बड़ी प्रसन्न है कि ये फैसला जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये हर समाज के लिए अच्छा है, हर कास्ट के लिए अच्छा है, हर धर्म के लिए अच्छा है। इसमें कोई धर्म का और का कोई काम नहीं है। ये जो फैसला है ये ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए राष्ट्र निर्माण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर जानना चाहेंगे कि जो आज फैसला हुआ है वो कहाँ तक कश्मीर के विकास को लेके जाएगा, क्या कश्मीर के विकास के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल रहेगा। आपने देखा नहीं, जैसे ही ये 370 हटाई उसके बाद कहीं पत्थरबाजी देखी आपने, पत्थरबाजी भी हट गई और विकास भी हो रहा है। हमारे जो पर्यटनधारी लोग आ रहे हैं कश्मीर से, हमें कितना लाभ होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारे देश की शान है। इसलिए ये फैसला कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत अच्छा फैसला है। सर बात करें अगर सीएम फेस की, तो अभी तक सामने नहीं आया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारा सीएम का फेस तो कमल है, जहाँ कमल है, जहाँ मोदी जी के उस पर चुनाव लड़ा गया है और आज कमल के ऊपर ही चुनाव है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे कमल के सिद्धांतों के अनुसार ही चलना होगा और कमल ही बनेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई देरी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, कोई खरीदबाजी नहीं होती।
इसलिए चिंता न करें, जल्दी ही हमें कमल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सर, जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट ने एक फैसला लिया है जो कि मोदी जी के साथ, मोदी जी को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके हित में लिया है, तो क्या कहना चाहिए कि 370 जो धारा हटाई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार का फैसला जो 5 अगस्त 2019 को मोदी कैबिनेट ने लिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए उसको उचित माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी हम हर किसी छोटे बड़े मामले में सरकार के में दखल नहीं दे सकते। सरकार ने जो फैसला लिया उचित ही लिया होगा। ये 370 धारा एक ऐसी धारा थी जो एक ही देश में एक राज्य को अलग प्रकार का संविधान प्रदान करती थी, स्वायत्तता प्रदान करती थी, जो किसी प्रकार से मुझे जायज़ नहीं लगती। इसमें भी ये मान के चलिए, कश्मीर के भी चुनिंदा कोई 70-80 परिवार ऐसे थे जो धारा 370 का फ़ायदा ले रहे थे। उन्होंने अरबों रुपए इन सालों में इकट्ठे किए और अपने बच्चों को विदेश भेजा। आम कश्मीरी नागरिक को 370 का कोई फ़ायदा नहीं था और सिर्फ उनका इस धारा के तहत शोषण ही हुआ है। मेरा ये मानना है सरकार ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उचित सुनाया, सही सुनाया। सर, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं ये देश के हित में है, सरकार के हित में है? 100% हित में है। आप देखिए, कश्मीर को सरकार, जो भारत सरकार अब तक बजट देती रही है, उसका 90% बजट वहाँ पे आतंकवाद को रोकने में खर्च हो जाता था। अब देखिए, जब से धारा 370 हटा है, आप देखेंगे आतंकवादी एक LOC जो अपनी है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। जब धारा 370 प्रभावशाली थी तो आतंकवादी स्वतंत्र घूमते थे, इस धारा की आड़ में स्वतंत्र घूमते थे और कश्मीर से लेके अपने मुंबई तक, इवन ये कहेंगे भी अपने नॉर्थ ईस्ट के नीचे तक भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। तो अन्य जो उग्रवादी संगठन है उनका आपस में तालमेल रहता था और देश भर में आतंक फैलाते थे। जब से 370 आया है को सरकार ने हटाया है, उसके बाद में आप देखेंगे भी भारत भर में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि आतंकवादियों को घुसने का रास्ता ही कश्मीर था। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपके साथी ने बोला कि आतंकवादियों को घुसने के लिए रास्ता कश्मीर से मिलता, लेकिन अगर बात करें, अभी चुनाव गया है और जो बात करते हैं कि गोगामेडी हत्याकांड की, तो ये भी एक तरीके का आतंक ही फैल रहा है, चाहे शहर हो, प्रदेश हो या देश हो, कहीं पे भी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहले की जो सरकार थी उसका सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि वक्त रहते अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आज हमें ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। अगर इसके लिए दोषी है तो पहले की सरकार है। उनको 3 साल पहले जो बठिंडा की पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन्होंने उनको इंटीमेट किया। इनको ये भी पता चला है कि जो बाहर के जो आतंकवादी है वो लोग लेकर के हथियार खरीद रहे हैं और इनको धमकियां मिल रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले की सरकार ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन बात करें, क्योंकि चुनाव हो चुका था, वहीं मतगणना का रिजल्ट भी आ चुका था, तो अब इस बारे में आपकी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कानून प्रशासन भी पीछे ही रहा है, या चाहे पहले की सरकार है वो भी पीछे रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? और बात करें अगर 370 की धारा की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मेरे साथी ने बताया कि धारा 370 हटाने की वजह से आज पूरे देश में सारे नागरिक एक समान हैं। पहले उनको एक विशेष दर्जा, जो कि कहा गया है कि सिर्फ एक परिवार, कुछ ही चुनिंदा परिवार को जो फ़ायदा मिल रहा था, वो अब नहीं है। अभी आप जाके देखेंगे जो 70 साल में नहीं हो पाया, आज वहाँ की कायाकल्प हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ के नागरिक आज इतने खुश हैं, आज वो बिज़नेस से लेकर के हर चीज़ में। आज कश्मीरी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। आज पर्यटन को विकास मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस नई सरकार के आने की वजह से बहुत अच्छा, मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो पहले सोने की चिड़िया होती थी वो वापस उस ओर हम अग्रसर हैं। भारत देश वापस एक गुरु, जो हम कहते थे कि विश्व गुरु है, उसकी ओर हम प्रतिष्ठित। बीजेपी अपने फैसले से हर किसी को चौंकाती रहती है। एक बार फिर बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस का अनाउंसमेंट कर सभी को चौंका दिया है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। 2024 से पहले बीजेपी की तैयारी जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद लगती है। रमन के बाद शिवराज की विदाई, मोहन के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान। एमपी में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम की घोषणा, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी था। इन बैठकों में चर्चा चल रही थी कि सीएम कौन होगा। सियासी गलियारों में कई बड़े बड़े नेताओं की चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम के सस्पेंस को इस तरह रिवील किया कि हर किसी को शौक लगा। पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाया और आज मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंपकर सबको हैरान कर दिया और सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। सबसे खास बात ये रही कि एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा था, लेकिन इस अहम फैसले में बीजेपी आला कमान ने भोपाल में पर्यवेक्षकों की टीम भेजी थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण शामिल थे। पर्यवेक्षकों ने सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, जो कि नया ट्रेंड सेट करने में लगी रहती है, उसने फिर से नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है। जहां पहले उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम थे, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और मुन्ना भैया के बारे में एक मशहूर बात बोली जाती है, तोलकर जो बोले सो तोमर के सियासी सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से हो गई थी। अब आपको मोहन यादव के बारे में बताते हैं। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक है, जिनका राजनीतिक करियर 1982 में शुरू हुआ था। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव, 1984 में अध्यक्ष बने। साथ ही साथ 2013 में पहली बार विधायक के तौर पर चुने गए। वहीं 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने। इसके अलावा भी कई पद मोहन यादव ने संभाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस नाम की कल तक कोई चर्चा नहीं कर रहा था, उसका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे आया। दरअसल मोहन यादव ओबीसी वर्ग में अपनी पैच रखते हैं और राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 49% है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, जिसके चलते पार्टी ने अभी तक 4 मुख्यमंत्री बनाए और चारों ही ओबीसी वर्ग के हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने इन्हीं को साधने की कोशिश कर रही है। सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान। अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर लोकसभा 2024 की तैयारियों का संदेश दे दिया है और इसका असर केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खासा असर देखने को मिलेगा। साथ ही कांग्रेस के द्वारा उठाए गए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। एक तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के बाद राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अंदरूनी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हार के कारणों की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी में पता चले आमूलचूल परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। एक समय था जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम चर्चा में बना हुआ था और ये तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अब राजस्थान को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन ये तो गहलोत साहब का ही कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कह दिया कि वे अध्यक्ष बनने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। इसमें भी उनका अति आत्मविश्वास दिखा और उन्हें यकीन था कि राजस्थान में उनके कद के बराबर कोई नेता नहीं है और हो सकता है कि उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके और पायलट साहब के बीच तनातनी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आला कमान ने गहलोत की हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो हालात आला कमान और पार्टी दोनों के सामने हैं।
हार के कारणों की समीक्षा बैठक में गहलोत ने भाजपा के ध्रुवीकरण की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर राहुल गांधी सहमत नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में अंतर केवल 2% का है। राहुल ने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं काफी अच्छी थी, लेकिन पार्टी मतदाताओं तक उसे व्यापक रूप से पहुंचाने में असफल रही। कहा तो ऐसा भी जाता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करने के कारण युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। वहीं कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। इससे ऐसा लगता है कि अगर नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं, या फिर अब राजस्थान में आमूलचूल बदलाव की तैयारी है। अब इसे समझने के लिए टिकट बंटवारे के दौर में लोचना होगा। गहलोत उन नेताओं को भी टिकट दिलाना चाहते थे जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। आखिर में ऐसा लगा कि राजस्थान कांग्रेस में वही होगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। गहलोत शायद पायलट गुट के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते थे। उधर कर्नाटक की तरह राजस्थान में कांग्रेस आला कमान ने चुनाव रणनीतिकार सुनील कानुगोलू पर भरोसा किया था, लेकिन गहलोत ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो राजस्थान को उनसे बेहतर जानते हैं, तो वो राजस्थान की किन सीटों पर किसको टिकट देना चाहते हैं, ये फैसला वो खुद बखूबी ढंग से करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस खुले मन से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पायलट और गहलोत की अदावत के कारण आज ये हाल हुआ है। ऐसे में अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है पार्टी में बड़े परिवर्तन की तैयारी, और राहुल गांधी इसकी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।